करीब 1 साल पहले बोल लीजिए 8 रुपये 88 पैसा। अब उस फंड की एनएवी 36 रुपया। तो 1 साल में उस फंड ने 400% रिटर्न दिया है, तो नेचुरली सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपने 1 लाख रुपया 2021 में ताइवान फंड में डाला, निप्पॉन लार्ज कैप में 1,60,000 हो गया, स्मॉल कैप में 1,70,000 हो गया, और ताइवान फंड में 88,000 रुपीज़ है। तो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको इस वॉलेटिलिटी से समझना पड़ेगा कि ये वॉलेटिलिटी होती है। आप इस दौर से गुजरने को तैयार है क्या? अभी तो देखिए, ऑलवेज इन्वेस्ट इन मोस्ट हेटेड स्टॉक, which is ऑलवेज India. इन्वेस्ट इन मोस्ट हेटेड एसेट कैटेगरी। राइट नाउ इट इज इंडिया। तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 6 महीने बाद मेरी पॉडकास्ट करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के अंदर क्या, और 1 साल बाद करिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के अंदर क्या। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस और दैट। आई एम भारतेंद्र सिंह। मेरी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2012 से। लास्ट 14 ईयर्स बहुत कुछ चेंज हुआ है। एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली रही है, जो चेंज नहीं हुई है, वो है स्टोरी टेलिंग। और जो भी चीज़ अच्छी चलती है वही बात लोग करते हैं। 2013-14 में लोग बात कर रहे थे स्टेबल गवर्नमेंट की, मोदी जी आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लोगों ने थीमेटिक फंड्स की बात की, लोग ने ईसीजी भी बेचा। फिर लोग आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे, अब कोई बात नहीं कर रहा है। और आज से 4 महीने पहले आप लोग गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर रहे थे, अब शायद उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। लास्ट 2 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, और लोग सडनली इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर विजय मंत्री। तो हम उनके साथ में इस इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पे स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। इसको हम डायसेक्ट करेंगे। तो सर, मैंने जो बात बोली उसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है, और विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग टुडे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये इमीडिएट पास रिटर्न को चेस करना उतना ही आसान है जितना किसी दावत में खाना खाने जाओ और मिठाई का जो काउंटर है या गोलगप्पे का काउंटर है, जो चीज़ ज़्यादा स्वाद दिखती है वो हम अक्सर उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, वो बदलने वाला नहीं है। आपको इसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना आप इससे कैसे मुनाफा कमा सकते हो। भीड़ जिस तरफ जाती है अक्सर पैसा नहीं बनता है। प्री कोविड PVCP की बहुत बड़ी बात हो रही थी, एक टाइम बिटकॉइंस की भी बहुत बड़ी बात हो रही थी। आज 5 साल हो गया बिटकॉइंस को, रिटर्न नेगेटिव हो गया। फार्मा की कोई टाइम बात हो रही थी, कोई टाइम कोविड के टाइम सब बोल रहे थे एशियन पेंट, पिडिलाइट, ब्रिटानिया, क्लीन कंपनी, और इनके जो फंड मैनेजर थे एकदम सुपर हीरो दिख रहे थे बाजार के अंदर। इकोनॉमी चेंज होती है, डायनेमिक चेंज होता है। 2021-22 में IT कंपनी वॉज डिलीवरिंग 20% CAGR। 2023-24 तक स्मॉल मिड कैप में बहुत बड़ा बात हो रहा था। तो ये फेड कीप चेंजिंग। अभी आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ डेटा बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम लेते हैं ब्राज़ील को, और इंडिया में HSBC ब्राज़ील फंड लॉन्च हुआ, उसके बारे में बात करते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो जनवरी 2025 से लेके जून 2026 के करीब 18 महीने का पीरियड है। इस 18 महीने के पीरियड में HSBC का लार्ज कैप फंड इज़ डाउन 5%, HSBC का फ्लेक्सी कैप फंड इज़ फ्लैट, और इसी पीरियड में HSBC के ब्राज़ील फंड ने 76% रिटर्न दिया INR में 18 महीने में। तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। हम थोड़ा जाते हैं पीछे कि अप्रैल 2020 से, कोविड के पीरियड से जनवरी 2025 के पीरियड में क्या रहा। तो उस पीरियड के अंदर HSBC लार्ज कैप फंड 111% बढ़ा, फ्लेक्सी कैप फंड 261% बढ़ा, और ये HSBC ब्राज़ील फंड खाली 15% बढ़ा। उसके थोड़ा पहले और जाते हैं जनवरी 2020, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एनालाइज करते हैं। तो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड के बीच में HSBC लार्ज कैप फंड वाज डाउन 1%, फ्लेक्सी कैप वाज डाउन 30%, और ये फंड HSBC ब्राज़ील फंड वाज डाउन 50%। उसके पहले जाते हैं 2016 में जाते हैं। तो 2016 से 2020 की जर्नी में HSBC ब्राज़ील फंड की NAV 4 रुपये से 10 रुपये हो गया, तो 150% गेन आया। उसी पीरियड में
फ्लेक्सी कैप वॉज अप 40%, लार्ज कैप अप 57%, बट ये फंड ने 150% रिटर्न दिया। अब हम चाहते हैं कि फंड लॉन्च कब हुआ। ये फंड लॉन्च हुआ 2011 मई 2011 में, अभी हो गया 2026, तो 15 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया उस फंड का। जब ये फंड लॉन्च हुआ तो HSBC लार्ज कैप का फंड का NAV 104 रुपये था, वो 104 रुपये से 451 रुपये हो गया, मतलब 4.5 गुना गेन है उसमें HSBC लार्ज कैप में। HSBC फ्लैक्सी कैप 35 रुपये का NAV 220 रुपये के आसपास है, तो वहाँ करीब करीब 6 गुना गेन है। इस फंड का NAV 10 रुपये उस टाइम था, अभी 10 रुपये 19 पैसा है। तो इंटरनेशनल में खाली एक कंट्री का आपको बताता हूँ। तो सर टेक्नोलॉजी की बात होती है, हम दूसरी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट ताइवान एंड कोरिया। मेरा फ्रेंड रिसेंटली कॉल मी, यार मुझे ताइवान में इन्वेस्ट करना है। मैंने पूछा क्या हो गया ताइवान में, तो बोलता है कि नहीं टेक्नोलॉजी विल ग्रो देयर। तो उसके कुछ नंबर्स आप बता सकते हैं, हाउ दीज मार्केट्स आर फेयर? हाँ, तो इंडिया में निपॉन का ताइवान फंड है, अच्छा, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। ओके। उस फंड की NAV अप्रैल 2025 में 8 रुपये 88 पैसा थी, ओके। करीब एक साल पहले बोल लीजिए, 8 रुपये 88 पैसा। अब उस फंड की NAV 36 रुपया, तो एक साल में उस फंड ने 400% रिटर्न दिया है, तो नेचुरली सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब थोड़ा कम हिस्ट्री देख लेते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ 2021 में दिसंबर में 10 रुपये के NAV पे, और करीब करीब 10 महीने बाद, मतलब दिसंबर 2022 में इस फंड की NAV 10 रुपये से हो गई 6 रुपये, 40% ड्रॉप इन NAV। उसी पीरियड में निपॉन लार्ज कैप फंड की NAV करीब एब्सोल्यूट टर्म में 4% बढ़ी, और स्मॉल कैप की फंड की NAV 7-8% बढ़ी। तो अगर आप 2021 में निपॉन का ताइवान फंड लेता तो 1 लाख रुपया 60,000 हो गया आपका, लार्ज कैप में 1 लाख 2,000 है, स्मॉल कैप में 1 लाख 6,000 है। उसके बाद इस फंड की NAV बढ़ के 2024 में 11 रुपीज़ 23 पैसा हो गई, ओके। फिर बढ़ के इस फंड की NAV दिसंबर 2024 में करीब करीब 12 रुपीज़ के आसपास थी, ओके। लेकिन अप्रैल 2025 में इस फंड की NAV होगी 8 रुपये 88 पैसा। तो 10 रुपये की NAV जो 2021 में लॉन्च हुआ, 3.5 साल बाद इस फंड की NAV 8 रुपये 88 पैसा। तो एब्सोल्यूट 12% का ड्रॉप है NAV में 3.5 साल बाद। उसी पीरियड में लार्ज कैप का NAV में करीब करीब 60% का अप्रिसिएशन है, 50 रुपये से वो करीब करीब 80 रुपये हो गई, तो वो 60% का गेन है। स्मॉल कैप का NAV 85 रुपीज़ से 145 रुपये, वहाँ 70% 60-70% का गेन है। तो आपने 1 लाख रुपया 2021 में ताइवान फंड में डाला, वो निपॉन लार्ज कैप में 1,60,000 हो गया, स्मॉल कैप में 1,70,000 हो गया, और ताइवान फंड में 88,000 रुपीज़ है। उसके बाद 8.88 से बढ़ के ये इस लेवल पे पहुंचा। तो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको इस वॉलेटिलिटी से समझना पड़ेगा कि ये वॉलेटिलिटी होती है। आप इस दौर से गुजरने को तैयार है क्या? फिर मैं आपको और इलस्ट्रेशंस, तो हम ताइवान के बाद कोरिया आते हैं हम हाँ, लोग, ठीक है। ताइवान में तो कोरिया आते हैं। हाँ। तो कोरियन का कॉस्पी मार्केट है, वो 2011 में 2,100 के लेवल पे था। कितना? 2001। उस टाइम निफ्टी था 5,700। उसके बाद मई 2025 में, 2011 से 2025 में ये कॉस्पी 2100 से बढ़ के 2577 हो गया। मतलब इन एब्सोल्यूट टर्म इन 15 ईयर पीरियड खाली 20% एब्सोल्यूट टर्म में गेन था। उसी पीरियड में निफ्टी 5,700 से बढ़ के 23-24 हज़ार हो गया, ओके। अभी हम देखते हैं, मैंने एनालाइज किया है ईयरली रिटर्न, तो मई 2009 से लेके मई 2026 तक ईयरली रिटर्न, तो आउट ऑफ 17 ईयर्स 13 ईयर में निफ्टी डिलीवर बेटर रिटर्न देन कॉस्पी, तो ओनली 23% टाइम कॉस्पी डिलीवर बेटर रिटर्न देन निफ्टी। If I look at 3 year period, तो only 2 time out of 15 time Kospi deliver better return. If I look at 5 year period, only 1 out of 13 time it deliver better return. If I look at 7 year, 11 टाइम में से एक टाइम ही उसने निफ्टी से अच्छा पैसा बनाया. If I look at 10 year period,
तो 1/8 टाइम ओनली. एंड इफ आई लुक एट 3 to 5 year पीरियड, 15 year पीरियड एंड 17 year पीरियड, कभी पैसा नहीं बना. बट इंटरेस्टिंगली कॉस्पी 2500 था मई 2025 में. उसके बाद कॉस्पी एक साल में 8000 के ऊपर चला गया, मतलब 2500 से 8000. और हुआ क्यों? हुआ मेनली दो कंपनी से, सैमसंग और एसके हिनिक्स. एसके हिनिक्स का पिछले एक साल का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 1000% है. कितना है? 1000. सैमसंग का 468% है. अभी देखिए एसके हिनिक्स का स्टोरी. एसके हिनिक्स इस साल करीब $120 बिलियन का पैसा बनाने की सोच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं. 2023 में एसके हिनिक्स का लॉस था $6 बिलियन का. मैं आपको एक एक कंपनी का स्टोरी बता सकता हूँ. और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ इन 2 years, एसके हिनिक्स का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ इन नेक्स्ट 2 year इज 7.5 टाइम. सैमसंग का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ इन नेक्स्ट 2 year इज 8.6 टाइम्स. क्या सस्टेन करेगा ये? तो और कॉस्पी का 2026 का ईपीएस ग्रोथ पूरी कॉस्पी का इज एक्सपेक्टेड टू बी 156%. नहीं, तो इसमें मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है तो लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो 2 साल में तो मैं पैसा बना लूँगा. तो ये देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ इनके साथ. अभी एसके हिनिक्स की स्टोरी लेते हैं हम. एसके हिनिक्स एक्चुअली 2003 से चालू है स्टॉक्स. ओके, 2003 से लेके 2008 के पीरियड में जब इंडियन मार्केट एकदम बुल फेस के थ्रू गुजर रहा था, फॉर 5 year पीरियड एसके हिनिक्स डज नॉट डिलीवर रिटर्न एट ऑल. 7500 से 6700 मूव हुआ. उसके बाद 2007 में 38 से लेके 2016 तक 9 साल के पीरियड में एसके हिनिक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया. एंड देयर वर पीरियड वेयर एसके हिनिक्स ड्रॉप 80%, 20-40%. आप में चार्ट दिखा सकते हैं व्यूअर्स को. एसके हिनिक्स का ये बैकग्राउंड है. तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एक्चुअली सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है. आप सैमसंग का वही ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं. सैमसंग का 2008 से ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मालूम पड़ेगा सैमसंग 2017 से 2025 के पीरियड में, 8 साल के पीरियड में सैमसंग हैज नॉट डिलीवर्ड एनी रिटर्न एट ऑल. सैमसंग हैज नॉट डिलीवर एनी रिटर्न फ्रॉम 2021 टू 2025. और जो भी रिटर्न आया ना सैमसंग का, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले एक साल में आया कि 56,000 से 3,60,000 हो गया. बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट. वो प्रॉफिट ग्रोथ पहले भी ऐसी प्रोजेक्टेड थी, ऐसी प्रोजेक्टेड ग्रोथ आई नहीं है. मैं आपको और हम बता सकता हूँ. माइक्रोन इज डिलीवर 900% रिटर्न दिस ईयर. 900%. ये कंपनी 2023 में $5 बिलियन का लॉस कर रही थी. इस साल ये कंपनी 95-96 बिलियन का प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशन है. नाउ लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी. 1984 में $3 पे अवेलेबल थी. ओके, और ये 2011 में भी $5 पे अवेलेबल थी. मतलब इसके बीच में $88 पे गई ये कंपनी. तो $88 2000 के अंदर इस कंपनी का भाव हुआ था, $88. उसके बाद 2003 में इस कंपनी का भाव हो गया $8. 88 से 91% लॉस इन वैल्यूएशन. ओके, 2014 में $36 भाव था, 2016 में हो गया $11, 71% लॉस. 2000 और कई पीरियड, मतलब ये 1984 में $3 पे अवेलेबल थी. उसके बाद 2008 में 24 साल बाद भी $3 के नीचे अवेलेबल थी. 2006 में ये कंपनी करीब $9 पे अवेलेबल थी और 2016 में $10 पे, मतलब करीब 20 साल तक इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया. ईयर 2000 में $88 पे पीक हुआ. उसके बाद 2025 में अप्रैल में भी उसका भाव $77 था. 25 साल तक $77 से ये सीधा भाग के $1035 है. पहले भी ये $9 से $90 पहुंचा है. 1988 में $9 था इसका दाम और ये 2000 में $88 हो गया. उसके बाद $88 से $3 पे आ गया. सो वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ. मैं माइक्रोन की बात कर रहा हूँ, एसके हिनिक्स का आपको बताया मैंने, सैमसंग का बताया. अप्लाइड मटेरियल इज वन मोर कंपनी
which is again into similar kind of industry and is deliver fabulous return. Applied Material का आपको एक साल का परफॉर्मेंस 184% है, 182% है, AMD का 357% है, TSMC का 112% है, ब्रॉडकॉम का 85% है, एनवीडिया का 63% है. लेकिन इन कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 2 साल का, SK हिनिक्स 7.5 गुना, माइक्रोन 8.3 टाइम, सैमसंग 8.6 टाइम, AMD 5.3 टाइम, ASML 1.7 टाइम, TSMC 1.8 टाइम, ब्रॉडकॉम 3.5 टाइम, एनवीडिया 3 टाइम. अगले 2 साल में इस प्रॉफिट पे, इस लेवल पे ग्रोथ होने वाली है. नाउ लुक एट प्राइस मूवमेंट ऑफ अप्लाइड मटेरियल. अप्लाइड मटेरियल का स्टॉक 1981 में $250 था और वो 9 साल बाद 1990 में भी $250 रहा है. इस कंपनी का दाम 2000 के अंदर $51 था. $51 से ये इसका दाम घट के $9 हो गया और $51 के बाद इस कंपनी का दाम 2018 में $33 था. 18 साल के बाद भी 30% नीचे हैं और इस कंपनी का दाम 2022 में $81 था, 2024 में $235 हो गया. $235 से 2025 में $145 हो गया, मतलब 39% ड्रॉप इन प्राइस. उससे बढ़ के 458% हुआ. ये हो गया आपका अप्लाइड मटेरियल. सिमिलरली आप ASML को देख सकते हैं, 12 साल तक, 7 साल तक रिटर्न नहीं आया. आप ब्रॉडकॉम को देख सकते हो, ब्रॉडकॉम में भी जो भी दाम आया है और ऑल द स्टॉक हैज़ गॉन 50-60% करेक्शन. एनवीडिया देख लीजिए, काफ़ी कम लोगों को मालूम है कि एनवीडिया 2001 में $0.50 पे अवेलेबल था और 2022 में, 2012 में, 2001 में $0.50 पे था और 2012 में ये 30 सेंट पे अवेलेबल था. मतलब 11 साल बाद भी ये स्टॉक 40% नीचे है. 2018 में $7 पे था और 2019 पे $3 पे आ गया, मतलब 52% ड्रॉप इन प्राइस. 2021 में $32-33 था, 2022 में $12 हो गया. आर यू कंफर्टेबल विद लिविंग विद दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी? आपको सोचना आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो इसमें फिर सवाल यह है कि अगर लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, देयर वर ऑलवेज सर्टेन पीपल हु यूज्ड टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग. एक तो वो बात करते थे कि आपके डॉलर बढ़ रहा है तो दैट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट कि आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. बट सडनली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेगमेंट, लॉट ऑफ फंड हाउसेस आर टॉकिंग अबाउट इट. तो आपने जो ये साइकिल बताई है, आपने जो वॉलेटिलिटी बताई है, इसमें क्या फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा है कि जिसकी वजह से लोग मैं आपको क्रिकेट की एनालॉजी देता हूँ. जब विराट कोहली रन नहीं बना रहा था ना, तो एरोगेंट है. एक आदमी ने स्टेटिस्टिक्स दिया था, सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का, अलग अलग लोगों का, कि शादी के पहले उनका एवरेज क्या था, शादी के बाद का एवरेज क्या था. विराट कोहली का शादी के बाद एवरेज ड्रॉप हो गया. सो व्हाट दे आर ब्लेमिंग? आप मतलब कुछ भी उजुल फुजुल बात करते हो. कोई भी कंट्री एक सिक्लिकल होता है, ग्रोथ सिक्लिकल होता है, मतलब थोड़ा नीचे जाता है ग्रोथ. और क्या होता है कि जब ग्रोथ बढ़ रहा है ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, तो सा पी मल्टीपल सब ज़्यादा बढ़ जाता है. जब ग्रोथ थोड़ा कम होता है ना, तो फिर एकदम उसको डब्बे में डालने की बात करते हैं. सो इफ़ यू लुक एट हु वाज टॉकिंग अबाउट जापानीज मार्केट फ्यू ईयर्स बैक, हु वर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन मार्केट? नो वन. आज परफॉर्मेंस आया इसलिए लोग ब्राज़ील सर्च करने. एक इन्वेस्को का ग्लोबल कंज्यूमर फंड इंडिया में लॉन्च हुआ था 2021 में. उसके पास एनवीडिया, अमेजन जैसे स्टॉक थे. ओके, उस फंड का एनएवी 2021 में जब वो फंड लॉन्च हुआ, उस फंड का पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रुपी टर्म में 100% अप्रिसिएशन और एक साल में करीब 49-50% अप्रिसिएशन. सबको अच्छा लगता है, बट लेट्स लुक एट द जर्नी. इस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया पैसा. 2021 में इस फंड की एनएवी 10 रुपये थी. 2022 में इस फंड की एनएवी ₹5.64 हो गई. भले एनएवी में 40% के ऊपर ड्रॉप है और उसी पीरियड में मेरा नॉर्मल म्यूचुअल फंड 30-40% गेन दे रहा था. तो आई लॉस्ट आउट 80-90% अपॉर्चुनिटी. उसके बाद उस फंड की एनएवी ₹5.64 से 2025 फरवरी में ₹11 हो गई. ह्यूज अप्रिसिएशन. उसके बाद अप्रैल 2025 में ₹11 से ₹7 हो गई. ₹7 से अक्टूबर 2025 में ₹13 हो गई और अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 में ₹10 हो गई. अभी ₹14-15 चल रही है.
आर यू कंफर्टेबल विद लिविंग विद दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी? और अगर आज हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, ताइवान की बात कर रहे हैं, ऑल इज बेसिकली एआई, सेमीकंडक्टर, और लगता है कि इसके अलावा कोई चलने वाला है नहीं. इंडियन मार्केट इज मच मोर ब्रॉडर मार्केट. तो एआई में भी सर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि एआई कंपनीज हैव पुट सो मच ऑफ कैपिटल that not all these companies are going to be profitable, and I mean you don't know how and when they are going to be profitable, right? Like देखिए लाइफ में क्या है कि सुपर हीरो आर ऑलवेज मच एडमायर्ड. ब्रेस्ट कैंसर होता है, और ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट आर हीरोज, बिकॉज वो आपको क्योर करते हैं. आपको कैंसर से हो सकता है वो आपको जीवन दान दे दें. लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिस्कवरी है, वो आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं. किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़ा है? जो बीमार हो गया, कैंसर लग गया, उसके लिए तो ऑन्कोलॉजिस्ट है, लेकिन जो बीमार लोगों से बचा गया उसका कहाँ कंट्रीब्यूशन है? ओके. तो हमेशा लाइफ में जो वायरल चीज़ें होती है, जो चमकती हुई चीज़ें होती है, जो एक्सेप्शनल अच्छा रिटर्न दिखाती है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है. और जो सीधी सादी चीज़ें होती है उसको अनटिल अनलेस यू हाईलाइट वो दिखती नहीं है. ओके. तो इंडियन मार्केट्स आर मच मोर ब्रॉडर मार्केट. ये सारे मार्केट में इज वन पर्टिकुलर आइडेंटिकल सेक्टर विच रन्स. और सरप्राइजिंगली 3 महीने पहले तो 4 महीने पहले गोल्ड की बात करते, गोल्ड अभी 2 लाख हो जाएगा, सिल्वर 4 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा. अब सब भूल गए उनको. क्यों? सब गोल्ड के रीजन दे रहे थे. और जब ईरान इजराइल यूएस कन्फ्लिक्ट चालू हुआ तो सारे गोल्ड बुल बोल रहे थे कि भाई अब तो बहुत बढ़ने वाला गोल्ड. एक्चुअली वहां से तो गोल्ड बहुत टूट गया. ओके. तो ये पॉपुलर नैरेटिव चला नहीं. तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 6 महीने बाद मेरी पॉडकास्ट करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के अंदर क्या हो रहा है. 1 साल बाद करिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के अंदर क्या हो रहा है. you should track it. और आप ये देखिए कि आज आप ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, आज आप साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, ताइवान की बात कर रहे हैं. आई थिंक ओनली मार्केट विच हैज़ डन कंसिस्टेंटली वेल इज एक्चुअली यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट. एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू टफ टाइम. 2000 से 2010 का पीरियड यूएस मार्केट के लिए बहुत टफ रहा है. इंडियन मार्केट डिड रीजनेबली वेल ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो एक हर मार्केट का फेज आता शुड बी कंप्लीटली ड्रॉप आउट. और करेंसी डेप्रिसिएशन तो होगा ही, लेकिन उतना अपना रिटर्न ज़्यादा आता है. इवन इन दिस मार्केट कंडीशन, इफ यू कन्वर्ट एवरीथिंग इन डॉलर, इंडिया स्टिल रिमेन टॉप 5 परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली. ओके. आप ताइवान को लाएंगे, कभी कभी कोलंबिया को लाएंगे, कभी यूरोप को लाएंगे, कभी जापान को लाएंगे, कभी चाइना को लाएंगे. तो मेरे हिसाब से सेक्टर है. दीज आर नॉट अ बिग मार्केट और वाइड मार्केट लाइक इंडिया इज़. और आपको उसमें टाइमिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए. आपका टाइमिंग परफेक्ट नहीं हुआ तो ताइवान इज़ अ TSMC स्टोरी, कोरिया इज़ सैमसंग एंड SK Hynix स्टोरी. SK Hynix को कौन जानता था 6 महीने पहले, 1 साल पहले? Indian markets are much broader story. If any market which compete with India is actually US market as far as वहाँ थोड़ी predictability outcome ज़्यादा अच्छा है. तो US में भी मेरे हिसाब से अभी टैक वगैरह को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. You should look at where is a more predictable return, where is a more probability of making money. At 30%, Nvidia इस प्राइस पे, इस P मल्टीपल पे need to grow its earning by 30% per annum for next 10 year. क्या पॉसिबल है? बोलिए. प्राइसिंग मार्केट ने ऑलरेडी प्राइसिंग कर लिया है जितना भी ग्रोथ होने वाला था. आप देखिए यही कहानी एशियन पेंट के बारे में 2000 में बोल रहे थे, IT कंपनीज के बारे में बोल रहे थे 2021-22 में. ऐसा नहीं होता. ट्री डजंट गो टू द स्काई. तो अगर हम अलोकेट करने की बात करें अपना पैसा बिटवीन द इंडियन मार्केट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट, कुछ फिगर होना चाहिए आपके दिमाग अभी में? तो देखिए, ऑलवेज इन्वेस्ट इन मोस्ट हेटेड स्टॉक. Which is Always India. invest in most hated asset category. Right now it is India. It is the most hated stock. आज हम जून 2006 में शूट कर रहे हैं, 2026 में शूट कर रहे हैं.
प्ले करिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। मेरा एक सवाल है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड फ्रॉम से, मैं तो मार्केट में 2014 की बात कर लेते हैं, 2014 से अभी लाइक टिल कोविड एवरीबडी वाज सो पॉजिटिव अबाउट इंडिया, और जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि एआई नहीं है इंडिया, टेक्नोलॉजी में नहीं है, वो तो पहले भी नहीं था, तो सडनली नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है? वाई आर पीपल नेगेटिव? बिकॉज जो कुछ चीज़ें हैं, नॉन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, वो तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपना अच्छा है अभी। अब हो गया है, राइट? तो बट क्या ऐसा चेंज हुआ है कि इतनी सी रिटर्न तो पहले भी पीरियड्स रहे हैं जब रिटर्न्स नहीं आए, मल्टीपल टाइम्स इन लास्ट 15 ईयर्स, 3-4 टाइम्स, राइट? तो अब क्या हो गया ऐसा कि लोग नेगेटिव बात कर रहे जो हैं? मिसिंग है लोग उसको ही देखते हैं ना। चेतेश्वर पुजारा के अंदर लोग फायर पावर नहीं देखते हैं, अभिषेक शर्मा में स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। आप तो मिसिंग चीज़ देखोगे ना, और आपको हमेशा कंपैरिजन बेस्ट से किया जाएगा कि अरे रे इंडिया इज़ वीक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ओ इंडिया इज़ वीक इन दिस एंड दैट, वो तो होता ही रहेगा। बट कंसिस्टेंटली इंडिया का जो स्टोरी है बहुत अमेजिंग। हम डेफिनेटली वी आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस, कोई डाउट नहीं है, और वो चैलेंजेस आर, अपने चैलेंजेस स्ट्रक्चरल नहीं है, अपने चैलेंजेस हो गए हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते क्रिएटेड है, हो गए हैं। ये दीज चैलेंजेस कैन बी रिमूव। फॉर इंस्टेंट सपोज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप सड़क बना सकते हो, पोर्ट बना सकते हो, 5-10 साल लगते हैं। डेमोक्रेसी डीप करने में 50 साल लगते हैं। तो सपोज चाइना वांट टू बिकम डेमोक्रेसी, कैन इट बिकम डेमोक्रेसी? नहीं, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। टाइम नहीं, माइंडसेट का इशू है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा माइंडसेट का इशू जो मुझे लगता है वो है कि व्यापारी चोर है। जब आप इस माइंडसेट से आते हो कि प्रोफेशनल चोर है, व्यापारी चोर है, वो मेरे को लगता है आप वेल्थ क्रिएटर को चोर बोलोगे, वो सही नहीं है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले सिंस इंडिपेंडेंस खाली 75 लाख जॉब क्रिएट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बाकी जॉब्स कौन क्रिएट किया? एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए ना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए ना। तो आप प्रॉफिट को बड़ा खराब शब्द आप बोलते, गूगल आज उदय कोटक ने बोला है गूगल इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट सो मच मनी। वो मुनाफा कमा रहा है। इंडिया में मुनाफा कमाते ही लाइक इफ़ इट इज़ प्रॉफिटेबल टैक्स इट, या आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल उसके अंदर डाल देते तो कौन इंडियन कंपनी बड़ा पैसा डालने की सोचेगी? वाई बेस्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ इंडिया गोइंग अब्रॉड एंड रनिंग ऑल दीज कंपनीज जिनका हम नाम ले रहे हैं? ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एवरी कंपनी में इंडियंस है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेन नहीं है, सिस्टम का चैलेंज है, वो सुधरेगा। ऐसा नहीं कि हम सुधरेंगे नहीं, हम सुधर, समय के साथ हमने बहुत बदलाव किए अपने आप में, तो वही बदलेगा मेरे को लगता है। तो फॉर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की आप ऐसी 4-5 चीज़ें बताइए विच पीपल आर मिसिंग आउट, यू नो, बिकॉज ऑफ विच दे आर टॉकिंग नेगेटिवली। मतलब ऐसा क्या है आपको लग रहा है कि ये जितनी भी तो नेगेटिव मैं जैसे उदय कोटक का स्टेटमेंट लेता हूँ, उन्होंने बोला कि नाउ आईपीएल इज ओवर। उनका लास्ट लाइन था ना, आईपीएल इज ओवर। तो वेरी इंटरेस्टिंग टेक फ्रॉम आईपीएल। आईपीएल इज biggest cricket tournament in the world and one of the most richest. Now assume the IPL is owned by all foreign companies. तो क्या होता? प्लेयर्स इंडिया के, ऑडियंस इंडिया के, पैसा इंडिया, कमा कौन रहा है? फॉरेन कंपनीज। वही कहानी इंडिया के अंदर है। वो धीरे धीरे बदलना पड़ेगा अपने को। इंडियन कंपनी को मुनाफा होना चाहिए, इंडियंस को हमारी मेहनत का मुनाफा हमको होना चाहिए, जैसे चाइना में हो रहा है। तो आप बोलने की कोशिश करें कि कंजम्पशन तो बढ़ रहा है इंडिया में, लेकिन वो सब बेनिफिट कहीं और जा रहा है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और उससे मुझे लगता है कि हमको ग्लोबल एक्सपर्ट ने बहुत बेवकूफ़ बनाया है। ओपन अप इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज़ अ ग्रेट मार्केट, ग्रेट कंज्यूमर मार्केट, सब कहानी बोलते थे। सबको यहाँ आके दुकान खोल के अपना धंधा चलाना था। चाइना ने ये एक्सपर्ट्स की, NGOs की, एक्टिविस्ट की नहीं सुनता। उसको लगता है मेरे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट क्या है, हम करते हैं। वर्ल्ड ने क्या किया? माइंस, क्रिटिकल रिसोर्सेज की वेस्टर्न वर्ल्ड के पास थी। एक्टिविस्ट ने बोला कि माइनिंग इज़ अ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इज़ ए पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, तो अपने हाथ से छोड़ दिया। वो सारा का सारा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना के पास चला गया। तो चाइना ने चॉक पॉइंट क्रिएट कर दिए। माइंस किसके पास है? माइंस वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है। रेयर अर्थ का मिनरल को प्रोसेस कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है।
तो चाइना ने इनकी नहीं सुनी, तो चाइना के पास पावर है। हम बात करते हैं इंडिया का सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर कुछ नहीं होता भाई, आपको हार्ड पावर लेके जाना पड़ता है, तभी लोग सुनते हैं। उठा के ले गया ना वेनेजुएला को, कुछ बोला क्या कोई आदमी? कर दिया ना रेजिम चेंज, किससे हुआ? पावर। जब तक आप चौक पॉइंट क्रिएट, आज इंडिया में निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको इंडिया नहीं उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक मूव बाय इंडिया, क्योंकि चाइना का 75% एनर्जी मूव थ्रू दिस। अगर वहाँ हमने प्रोजेक्ट बना लिया, वहाँ शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम विड्थ वाला 3 किलोमीटर का है, तो वो अगर इंडिया के पूरा इंडिया कंट्रोल में रहेगा, देन वी आल्सो क्रिएट सिमिलर चॉक पॉइंट्स ना। तो आपको टेक्टिकली खेलना पड़ेगा, अभी तक हम खेलते नहीं आए बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। नाउ आई थिंक विल बी गेटिंग इट रेडी टू डू दैट। तो सर फिर करना क्या है, क्योंकि आपने बोल दिया इंडिया इज़ नॉट दैट बैड, स्ट्रक्चरली इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में वॉलीटिलिटी है, बट अभी रिटर्न तो दे रहा है, एंड लोग बात भी कर रहे हैं, तो व्हाट शुड इंडियंस डू इन द करंट मार्केट? तो एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है कि जहाँ सारी दुनिया जा रही है वहाँ मत जाओ। तो सारी दुनिया इंडिया को रिजेक्ट कर रही है। ओके, हम एफआई की बात करते हैं, एफआई इज स्मार्टेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। राजेश एक्सपोर्ट्स का भी खुलासा हुआ है। ओके, म्यूचुअल फंड ने 10 साल में कोई स्टेक नहीं है, बट अराउंड 15-16% ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स वाज ओन बाय एफआई। अगर वो इतने होशियार लोग हैं तो 15-16% लेके बैठे थे ना। तो आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करना है, करिए, लेकिन बी माइंडफुल ऑफ द रिस्क। आप NAV देखिए, HSBC ब्राज़ील फंड की, इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर फंड की, निपॉन ताइवान फंड की, निपन जापान फंड की, एडलवाइज UK यूरोप फंड की, इन सारी कंट्रीज़, इन सारी फंड्स की NAV देखिए, उनका मूवमेंट देखिए कितना ऊपर नीचे रहा। उसके बाद आपको कंफर्ट है कि मैं ये करने को तैयार हूँ, देन यू शुड इन्वेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग अबाउट दिस. We'll record another video on international investing exactly after 1 year. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है करिए। सर, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू.